भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। मेरे शरीर पर पड़ने वाली लाठियां, उसका मुझे कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी भारत माता मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही है। मेरे शरीर के ऊपर जो कीलें ठोकी गई है वो अंग्रेज सरकार की उसके ताबूत के ऊपर ठोकी हुई आखिरी कील साबित हुई। उसने अपने सुहाग चिन्ह सोने की चूड़ियां वो उतार करके बैठ कर कहने लगी, ये जो वंदे मातरम गान है यही मेरे सुहाग का चिन्ह है, यही मेरी चूड़ी है। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला अमृत महोत्सव अपने देश में 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने पर जगह जगह पर अमृत महोत्सव से जुड़ी हुई गाथाएं लोगों के समक्ष लाने का प्रयास हो रहा है। पिछले लगभग 12 एपिसोड में हम लोगों ने भी 1857 से लगा करके और चापेकर बंधुओं का जो बलिदान हुआ, फिर भगिनी निवेदिता का अवतरण, स्वामी विवेकानंद का अवतरण, इन सब संदर्भों को इस महोत्सव के अंतर्गत सुना। आज फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग यह चीज तो अच्छी तरह से जान चुके हैं, 1857 का स्वातंत्र्य समर और उसके अंदर अभूतपूर्व रूप से हिंदू और मुसलमानों का एकजुट होकर के भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास करना, यह अंग्रेजों के लिए नागवार गुजरा। अंग्रेजों को लगा कि अगर हमें भारतवर्ष में रहना है तो फूट डालो और राज्य करो। हिंदू और मुसलमान को अलग अलग, पृथक पृथक करना अत्यंत ही अधिक आवश्यक है। कोलकाता अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण से राजधानी रही है और बंगाल का जो प्रांत है वो प्रांत भी बड़ा बेहुदा और व्यापक आकार लिए हुए। अगर आप आज की भाषा में समझेंगे तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, बांग्लादेश, यह सारा इलाका मिला करके उस समय में बंगाल हुआ करता था।
वहां मुसलमान भी बहुतायत में थे तो हिंदू भी बहुतायत में थे। किंतु सबसे महत्व की विशेष बात यह थी कि जो कलकत्ता है वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तीर्थ स्थल जैसा बन गया। सारी क्रांतिकारी गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां वहां कोलकाता के केंद्र पर होने लगी और वो एक प्रकार से कहा जाए तो राष्ट्रवादियों का गढ़ बन गया। इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कलकत्ता का अपना अनूठा योगदान है। अंग्रेजों में लॉर्ड कर्जन, उसके मन में यह बहुत स्पष्ट रूप से चीज आ गई कि हिंदू और मुसलमान को जब तक हम पृथक नहीं करेंगे, उनमें विभेद पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम यहां टिक नहीं पाएंगे। उसने एक षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र यह था कि बंगाल का अगर विभाजन कर दें, अभी का जो बांग्लादेश, आसाम और अभी के बंगाल की कुछ और जिले, उन सबको मिलाकर के अलग बंग मुसलमानों के लिए और शेष बंग हिंदुओं के लिए, ये दो पृथक भाग अगर हो जाएंगे तो जो मुसलमानों का पृथक भाग है वो मुसलमानों में अलगाव की भावना पैदा करेगा। यह सोचकर कर्जन वाइली ने अपने काम को अंजाम दिया। मेरा आज का पहला बिंदु है बंग भंग। दूसरा बिंदु है इस बंग भंग के कारण से पूरे देश भर में राष्ट्रवाद का उफान खड़ा हो गया। लाल लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक, इन तीनों की तिकड़ी ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष, निवेदिता, स्वामी विवेकानंद भी, इन लोगों ने कांग्रेस को आधार बना करके अपने इस देश में कुछ स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात आपको स्मरण कराता हूं। महात्मा गांधी, उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज करके पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में वो कांग्रेस के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस के अंदर दो धड़े हो गए हैं, एक मॉडरेट नरम दल और एक एक्सट्रीमिस्ट अतिवादी उग्रवादी गर्म दल। गोपाल कृष्ण गोखले, महाराष्ट्र के अंदर महादेव गोविंद रानाडे उनके शिष्य और कांग्रेस के नरम दल के बड़े नेता। किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। इतिहास की जब पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो मैं जो बोल रहा हूं वो सारी की सारी चीजें वहां आपको मिल जाएंगी। ये जो नरम दल के जितने सारे नेता थे, एक दृष्टिकोण से कहा जाए तो प्रो अंग्रेजियन। कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन, उसमें तो यहां तक प्रस्ताव पास किया गया कि जो अंग्रेजी जानता है वही कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। अंग्रेज भक्ति में से कांग्रेस का नरम दल खड़ा हुआ। आप लोगों ने पहले सुना है 1885 में एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने एओ हुम से मिलने पर यह बात जाहिर की थी कि आपने सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस कांग्रेस का निर्माण कर दिया है
ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए एक संस्था माध्यम बन गई है। अब ये दोनों गरम दल और नरम दल, उनमें आपस में मतभेद भारी मात्रा में थे। कांग्रेस का अधिवेशन जब कलकत्ता में होने वाला था, उस कलकत्ता अधिवेशन में ही लोकमान्य तिलक को अध्यक्ष बनाने के संदर्भ में राष्ट्रवादियों ने निर्णय कर लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले को वो अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे, तो उसमें से बीच का रास्ता निकाला नरम दल के लोगों ने। उन्होंने दादा भाई नौरोजी को आगे किया, तो लोकमान्य तिलक पीछे हट गए और उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस के सभापति बने। किंतु दादा भाई नौरोजी भी बड़े सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति थे। उनको यह तो मालूम था कि कांग्रेस के अंदर दो गुट बने हुए हैं, पर भले ही दोनों गुट बने, अपने अपने गुटों के अनुसार सब काम करे, पर सब लोगों का एजेंडा एक होना चाहिए, देश को स्वतंत्र कराना। इस संदर्भ में उस समय के कालखंड में स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट सुनने लायक है। स्वामी विवेकानंद ने प्लेग इत्यादि बीमारी फैली, अकाल आया, तो कांग्रेस के संदर्भ में अखंडानंद जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में वो लिखते हैं कि ये कैसी कांग्रेस है, शांत बैठी हुई है, इसके अंदर कापुरुषता छाई हुई है, इसके अंदर भयंकर लचीलापन है, और अंग्रेजों की चापलूसी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो आपको शासन अपने आप मिल जाएगा। शासन की बागडोर इनको अपने हाथ में चाहिए, काम करना नहीं चाहते। उस समय के कांग्रेस के लोगों के ऊपर विवेकानंद जी की ये टिप्पणी उन कांग्रेस के लोगों का काम करने का तरीका उजागर करती है। करजन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया, किंतु करजन ने सोचा थोड़ा बहुत अगर लोग विरोध करेंगे तो मैं डंडे के बल पर, बंदूक के बल पर, गिरफ्तारी के बल पर उसको कंट्रोल कर लूंगा। फुलर, लेफ्टिनेंट फुलर, उसको ये जो मुसलमानों से भरा हुआ क्षेत्र था उसका मुख्य गवर्नर बना दिया। वहां भयंकर विरोध, यहां तक ढाका का जो नवाब था सलीमुल्लाह खां, उसने इसको शैतानी सौदा यह बोला, किंतु करजन ने उसको 1 लाख पौंड का ऋण दे करके उसका मुंह बंद कर दिया। अंग्रेजों को ने मुसलमानों को बहुत प्रलोभन दिया, उनका साथ में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, तो मुसलमान उकस गए, आक्रमणकारी हो, और उन्होंने पूरे देश भर में, खासतौर पर बंगाल के उस इलाकों में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न, मंदिरों को भ्रष्ट करना, आगजनी, लूटपाट, माने भारी मात्रा में अन्याय और अत्याचार उन्होंने किया, और अंग्रेज सरकार मौन, मूक, बिना देखे हुए बैठी रही, उनको जैसे खुली छूट दे दी हो। इसका प्रभाव ये केवल बंगाल नहीं, पूरा देश जागृत हो गया। अब देखिए, ये जो जागृति आई है, इस जागृति में जिन महानुभावों के नाम मैंने लिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उन्होंने पंजाब में, तिलक ने महाराष्ट्र में, और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अश्विनी बाबू, इन सब लोगों ने बंगाल के अंदर जन चेतना जागृत की। कांग्रेस के अधिवेशन में भी लोकमान्य तिलक के द्वारा
प्रस्तावित 4 बिंदु, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर के रहेंगे। पर यह देश मेरा है, इसके हम टुकड़े कैसे होने देंगे? मातृभूमि के टुकड़े हम कैसे होने देंगे? यह अन्यायपूर्ण है, अप्राकृतिक है। इस बात को ध्यान में रख करके आंदोलन ने जोर पकड़ा। जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। इसी कालखंड में सावरकर जी ने भी पूना में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई है। देश भर के कोने कोने में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उनकी होली जलाना, यह एक कार्यक्रम आम जन को मिल गया। इससे जनता में जागृति पैदा हो गई। दूसरा, स्वदेशी। यह स्वदेशी विकल्प है। तो उस समय में स्वदेशी व्यापार को, स्वदेशी उद्योगों को, स्वदेशी सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों महानुभावों ने जगह जगह पर घूम करके प्रयास किया। ये जो बाल गंगाधर तिलक के, उनके बारे में मैंने पहले भी बताया। 1856 में रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ और 1920 में इनका स्वर्गवास हुआ। लाला लाजपत राय का फिरोजपुर जिले में जन्म हुआ। हिसार उनकी कर्मभूमि रही, लाहौर उनकी कर्मभूमि रही। रोहतक में भी उन्होंने काम किया। कृषकों का, मजदूरों का आंदोलन, उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया। 1965 में उनका जन्म हुआ और साइमन कमीशन के विरोध में जब लाहौर में मार्च निकल रहा था तो रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उस पर लाला जी के ऊपर भयंकर लाठियां पड़ी। लाला जी का स्टेटमेंट है, मेरे शरीर के ऊपर जो कीलें ठोकी गई है वो अंग्रेज सरकार की उसके ताबूत के ऊपर ठुकी हुई आखिरी कील साबित होगी। 1928 में इनका भी उसके बाद में तबीयत खराब होने के बाद देहांत हो गया। विपिन चंद्र पाल का जन्म सिलहट जिले में बंगाल में हुआ। वो भी 50 वर्ष की आयु में 1858 में जन्म हुआ। 1932 में उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत होनहार लोग थे ये। इन लोगों ने दुर्गा पूजा, शिवाजी उत्सव, गणेशोत्सव, रक्षाबंधन, गीता, गौ माता, हिंदुओं के धार्मिक चिन्हों को आधार बना करके पूरे देश भर के अंदर एक आध्यात्मिक अनुष्ठान जैसे कर रहे हो, उस राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इन सब लोगों ने अखबार भी निकाले और इन सब लोगों ने जो साहित्य सृजन किया है उसकी सूची आप पढ़ेंगे, बहुतायत में साहित्य सृजन किया। और देश भर में जब इन तीनों ने आंदोलन को थोड़ा उग्र रूप प्रदान करने की कोशिश की, तब लाला लाजपत राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया, विपिन चंद्र पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और तिलक जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक जी और लाला लाजपत राय को तो मांडले जेल में भी रखा गया। 6 साल तिलक जी जेल में रहे। पर जन दबाव के कारण से विपिन चंद्र पाल को भी जब कैद किया गया, राजद्रोह का मुकदमा लगा करके उनके ऊपर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया गया। इन सब लोगों को जन दबाव के कारण से आकर के 1 साल की सजा काट करके लाला लाजपत राय को और ये 6-6 महीने की सजा काट करके इन लोगों को मुक्त किया गया। इन लोगों ने पूरे देश का भ्रमण किया। इन पर बंधन डाल दिए गए। तिलक जी पर बंधन डाल दिए, पंजाब नहीं जा सकते। सब लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर रह करके काम करने के लिए विवश होना पड़ा। बंगाल ये जग गया था। उस पूरे कालखंड के अंदर बंगाल ये जगा, किंतु इस जगने के पीछे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र जो इस बंग भंग के कारण से पूरे भारतवर्ष के जन जन के मुंह पर आ गया, वो था वंदे मातरम।
हम सबको मालूम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने 1875 में आनंद मठ करके जो उपन्यास लिखा, उसमें ये गीत मातृभूमि की वंदना को लेकर के लिखा गया। कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको सबसे पहले स्वरबद्ध करके गाया। पर यह वंदे मातरम गान जो है, ये देश भर के अंदर राष्ट्रवादियों की आवाज बन गया। अभिवादन में वंदे मातरम, अखबार निकलने लगे वंदे मातरम, अरविंद घोष ने अखबार निकाला वंदे मातरम, और उसमें जो लेखमालाएं प्रकाशित होती थी, लोग आगे से आगे उतावले होकर के उनको पढ़ने के लिए लालायित रहते थे। कलकत्ता के अंदर वंदे मातरम की 20,000 प्रतियां बिकने लग गई। ये जो वंदे मातरम है, इसके संदर्भ में भी आपको कुछ जानकारी रखना उपयोगी होगा। वंदे मातरम बीबीसी लंदन ने 2002 में, उसको 70 वर्ष पूरे हो गए थे, तो उसने सोचा कि जो गीत मालाएं हम चलाते हैं, तो विश्व भर के अंदर ऐसे प्रमुख कौन से गीत है जो ज्यादा लोकप्रिय हुए। आपको आश्चर्य होगा, सबसे पहला नंबर आया आयरलैंड के गीत का, और दूसरा नंबर आया वंदे मातरम का। ये जो वंदे मातरम है, इस गीत को इतनी लोकप्रियता हासिल थी, हर स्कूल में, हर सभा में, हर गोष्ठी में इसका गान होने लग गया था। हर व्यक्ति की यह भाषा बन गया था। स्वतंत्रता आंदोलन का यह पर्याय शब्द बन गया था, और यह शब्द इतना जबरदस्त विस्फोटक हो गया था, अंग्रेज सरकार इस शब्द के कारण कांपने लगती थी, डरने लगती थी, भयभीत होने लगती थी, जैसे ये कोई बहुत बड़ा बम का गोला हमारे ऊपर आकर के गिर पड़ेगा। वंदे मातरम के संदर्भ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, हर क्रांतिकारी जो फांसी के फंदे पर चढ़ गया, हंसते हंसते अंतिम आवाज भी उसकी वंदे मातरम के रूप में निकली। ये जो बंग भंग हुआ, तो कलकत्ता में 10,000 लोगों की एक बड़ी रैली निकली, हर मुख से वंदे मातरम, हर एक के हाथ में तख्ती वंदे मातरम की। अंग्रेज क्रूरता पर उतर आए, लाठीचार्ज, गोलीबारी, हत्याएं, इसका सिलसिला शुरू हो गया। झूठे मुकदमे लगा करके लोगों को जेल में ठूसना शुरू कर दिया। जो बांग्लादेश बना, उसका एक स्थान है बारिसाल, वहां अश्विनी कुमार दत्त करके एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा रखी, कांग्रेस का प्रांतिक अधिवेशन वहां रखा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह ये सब लोग वहां गए। अंग्रेजों ने इनकार कर दिया कि आप अधिवेशन नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते। जगह जगह से लोग आए, नावों से लोग आए। लोगों ने देखा यहां तो सब चुप्पी है। कूटनीति के तहत उन्होंने हां कर दिया था, किंतु जैसे ही सभा स्थल पर लोग एकत्रित हुए और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। ये जो लेफ्टिनेंट फुलर था, इसने 600 गोरखों का एक बड़ा दल सेना का ला करके रखा हुआ था, और उसको हुक्म दिया लाठीचार्ज। अनेक लोग धराशायी हो गए, जान बचा करके भागे। पर उनके अंदर खून का लावा इतना जबरदस्त उग्र हो चुका था, हर व्यक्ति वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम उत्साहपूर्ण बोलता था। एक चित्तरंजन गोह ठाकुर करके किशोर था, गोरखों ने उसको लाठियों से पीट पीट करके, मरा हुआ समझ करके तालाब में फेंक दिया। लोग उसको उठा करके लाए। दूसरे दिन फिर जब सभा हुई, तब 50,000 लोग उस बारिसाल में एकत्रित हुए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अध्यक्षता में
सभा हुई, उसमें वो चित्तरंजन गुह बोलता क्या है, मैं तो सोचता था कि मेरे ऊपर गोलीबारी होगी, पर वहां गोलीबारी नहीं हुई, वहां तो लाठी चार्ज हुई। मेरे शरीर पर पड़ने वाली लाठियां, उसका मुझे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी भारत माता मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही है। हे मां भारती, ये तुम्हारा ही प्रसाद था, इसको खा करके मैं अमर हो गया, आनंदित हो गया। उसके मुख के ऊपर प्रसन्नता का भाव जबरदस्त था। जोर से उसने नारा लगाया, वंदे मातरम। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, इन लोगों ने सोचा यह स्थान जहां अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया है, यह स्मरणीय रहना चाहिए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक तीर्थ स्थल बनना चाहिए, तो यहां एक बड़ा स्तंभ बनाया जाएगा, तो हम चंदा करके करेंगे। देखते देखते लोगों ने पैसा, सोना, सामग्री, अंगूठियां, चूड़ियां, सोने की टोप्स निकाल करके दे दी। एक महिला थी नरोत्तमपुर की, सरोजनी, उसने अपने सुहाग चिन्ह सोने की चूड़ियां वो उतार करके भेंट कर दी। कहने लगी, ये जो वंदे मातरम गान है, यही मेरे सुहाग का चिन्ह है, यही मेरी चूड़ियां हैं। कैसा जनज्वार है, कैसी उदाम लहर है। ये जो वंदे मातरम है, ये गान नहीं है, ये मंत्र है, ये बीज मंत्र है, ये वेद मंत्र है। इसने न मालूम भारतवासियों के अंदर ऐसा अद्भुत प्राण फूंक दिया कि अंग्रेज थर्रा उठे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिए, अंग्रेज इस कदर थर्रा उठे कि करजन को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। उसकी जगह नया वायसराय मार्ले आया और जॉर्ज पंचम उसको इंग्लैंड से दौड़ करके दिल्ली आना पड़ा, और 5-6 साल के बाद में यह घोषणा करनी पड़ी कि बंगाल का जो विभाजन हमने किया गया है, वो 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया। एक बड़ी अजीब बात मन में आती है। आप सोचिए, जो भारतवर्ष अपने एक प्रांत का विभाजन स्वीकार नहीं कर सका, उसने आंदोलन किया, जान की बाजी लगा दी, कितने ही लोगों ने फांसी का फंदा चूमा। उसकी कथा मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को सुनाऊंगा। उस भारतवर्ष का विभाजन, पूरे भारतवर्ष का विभाजन भारत के राजनेताओं ने स्वीकार कर लिया। केवल राजभक्ति और राजपद की प्राप्ति, इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपने जीवन के बहुमूल्य निर्णय जो हम कर चुके थे, उससे हम खुद पलट गए, बदल गए। आजादी का जो ये आंदोलन है, ये रुकता नहीं। इसने आगे आने वाले एपिसोड्स में आप लोग सुनेंगे कि कितने व्यापक पैमाने पर बलिदान दिए हैं। इतने सब बलिदान देने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिबद्धताएं अपने जीवन में कायम करने के बाद भारतवर्ष का विभाजन हो गया। यानी कि कहने के लिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर यह आजादी नहीं है। इस आजादी के लिए जितने सारे लोगों ने अपने प्राणों का विसर्जन किया, बलिदान दिया, वो व्यर्थ चला गया। जेलों से रिहा होने के बाद लोकमान्य तिलक ने श्रीमती एनी बेसेंट को साथ लेकर के एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन पूरे देश भर में शुरू किया। होम रूल, हमारा अपना शासन होना चाहिए, हमारा अपना शासन होना चाहिए।
उस शासन के होम रूल आंदोलन के कारण तिलक जी, एनी बेसेंट गांव गांव गई, राष्ट्रवादी फिर चेतना जागृत हुई और पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस फिर से मजबूत हुई। ये वो कालखंड है, ये वो कालखंड है जिस कालखंड के अंदर गोखले जी का निधन हो जाता है। महात्मा गांधी गोखले जी को, नरम दल के इस नेता को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानती है। तिलक जी का स्वर्गवास 1920 में होने के बाद पूर्ण रूपेण महात्मा गांधी जी का युग प्रारंभ हो जाता है। 1920 से लगाकर 1947 तक देश का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी पर भी 1-2 एपिसोड आगे आएंगे, तब समालोचना पूर्वक उनके सब क्रियाकलापों को आपके सामने रखा जाएगा। बंग भंग रद्द हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन कैसे चला, महर्षि अरविंद घोष जो बड़ौदा के कॉलेज में प्राचार्य थे, वो अपनी बड़ी भारी नौकरी छोड़ करके बंगाल में आए। उनके भाई वरिंद्र घोष, स्वामी विवेकानंद जी के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त, भगिनी निवेदिता, अनुशीलन समिति, क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा गुप्तचर संगठन, इन सब लोगों ने मिलकर के ये जो बंग भंग हुआ, इस बंग भंग को यथार्थ रूप दिलाने में किस प्रकार अपने जीवन की आहुतियां दी है, वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।